नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 31st वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की किताब की। यहाँ पे 3 आर्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बात करता है आर्म्ड फोर्सेस की, और आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इस आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए, जैसे आर्मी एक्ट 1950 का, नेवी एक्ट 1950 का, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट, ऐसे बहुत से एक्ट इसके अंदर पास किए गए। तो इनके बारे में देखेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग पहुंचे दोस्तों आर्टिकल 34 पे। तो आर्टिकल 34 डील करता है मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ के दौरान एक जगह के लोगों के फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से अफेक्ट होंगे इसके बारे में बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 34 में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको मार्शल लॉ के बीच में और नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जाती है ना आर्टिकल 352 के अंदर, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इंपॉर्टेंट लॉज को बताता है, उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को बताता है जिसके ऊपर केवल पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी राज्य की सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो नियम कानून बना सके। तो कुछ ऐसे नियम कानून है हमारे फंडामेंटल राइट्स के जिसके ऊपर नियम कानून बनाने की ताकत केवल हमारे पार्लियामेंट की है, हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की नहीं है। तो इन 3 आर्टिकल्स के बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे दोस्तों। आई होप ये किताब आपने खरीद के अपने पास रख ली होगी मेरे साथ। अगर आप पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन दबा दें दोस्तों, और अगर वीडियो किसी भी वक्त अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को। चलिए, तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ। अब देखिए आर्टिकल 33 बोलता क्या है। आप 1 मिनट के लिए दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके, ये जो भी आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रहा है आर्टिकल 33 का जो भी टेक्स्ट है, इसको आप एक बार पढ़ो। जस्ट एक बार वीडियो को पॉज करके। तो आपने आई होप इसको पढ़ लिया होगा। देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। Power of the Parliament to modify the rights conferred by this part in their application, etc. Parliament may by law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to. Right conferred by their this part का क्या मतलब है? मतलब फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो भी लोगों को आर्टिकल, जो भी लोगों को राइट्स मिलते हैं, जो भी लोगों को अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों में कुछ एक्सेप्शंस किए गए हैं। और वो एक्सेप्शंस किसकी तरफ किए गए हैं? वो एक्सेप्शंस किए गए हैं मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की तरफ, मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की दोस्तों अगर आप बात करोगे तो आर्म्ड फोर्सेस में हमारी आर्मी आ जाती है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये सब आपकी आर्म्ड फोर्सेस में आ जाती है, सारी आर्म्ड फोर्सेस है। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस का मतलब केवल आर्मी नहीं होती है, आर्मी के साथ साथ बहुत सारी और फोर्सेस में आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में आती है। फिर मेंबर्स ऑफ दोज फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो भैया मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की जब बात होती है तो जो सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए वो है पुलिस। तो पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है इस आर्टिकल 33 के थ्रू। आर्म्ड फोर्सेस में जो भी मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके राइट्स को इस आर्टिकल 33 के थ्रू रोका जा सकता है। उसके आगे persons employed in any bureau or any other organization established by the state for the purpose of intelligence और काउंटर इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो ऑफ इंडिया, और कुछ केसेस में आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और डीआरआई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात कर सकते हो। हालांकि नॉर्मल का केसेस में देखिए फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट किया नहीं जाता है दोस्तों, बट आर्टिकल 32 हमारे पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि कल की डेट में इन सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाला कोई आदमी खड़ा होकर ये नहीं बोलने लगे कि मैं इस देश का आम नागरिक हूं और मेरे ऊपर फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होते हैं, और वो फंडामेंटल राइट के नाम पे अपनी ड्यूटी को वॉयलेट करने वाला कोई काम कर जाए। तो कल की डेट में अगर आप आईपीएस बनते हो एग्जाम क्वालिफाई करने को, तो आईपीएस बनने के बाद आपके फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 33 के अंदर रोक सकती है हमारी पार्लियामेंट। समझ गए दोस्तों? तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है। फिर कुछ और पॉइंट्स बोले गए। Persons employed in or connection with the telecommunication system set up for the purpose of any force, bureau or organization referred to in clause A to C be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them। यानी कि ऊपर की जो आर्म्ड फोर्सेस बताई, पुलिस के बारे में मैंने बातचीत की, ब्यूरो और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत की, इन ऑर्गेनाइजेशंस के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में काम करने वाले लोगों को के ऊपर भी जो उनको भी फंडामेंटल राइट जो मिले हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, एब्रोगेट किया जा सकता है। अब देखिए आर्म फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं दोस्तों वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंडिया चाइना बॉर्डर समय पे कितना सेंसिटिव हो रखा है। तो आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के पर्सनल्स कितना सेंसिटिव काम कर रहे हैं। ठीक है,
फिर पुलिस कितना सेंसिटिव काम कर रही है, कोविड-19 का पैंडेमिक देख लीजिए, क्राइम देख लीजिए, दिन की बेसिस, डेली की बेसिस पे लोग 3-4 लाशें देखते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरे देश की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों के ऊपर कुछ फंडामेंटल राइट्स जो इनको मिले हुए हैं नॉर्मल संविधान के हिसाब से, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, उनको रोका जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। इसीलिए आप देखोगे दोस्तों कि अगर आप इंडिया के बाकी सिटीजन्स को देखोगे तो इंडिया के बाकी सिटीजन्स पे तो हमारे ऑर्डिनरी लॉज अप्लाई होते हैं, फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट बनाए हैं। जैसे पार्लियामेंट ने बनाया है आपका आर्मी एक्ट ऑफ 1950, पार्लियामेंट ने आपको बताया नेवी एक्ट ऑफ 1950, पार्लियामेंट ने बनाया एयरफोर्स एक्ट ऑफ 1950, फिर पार्लियामेंट ने पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट बनाया 1966 में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट बनाया। इन एक्ट के थ्रू इन मेंबर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ठीक है, और इन एक्ट के अंदर इन मेंबर्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं उसके अगेंस्ट में ये लोग अपील लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि देखिए साहब, इस आर्मी एक्ट 1950 के थ्रू, इस नेवी एक्ट 1950 के थ्रू, इन सब के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स को रोका जा रहा है। ये लोग ये नहीं बोल सकते। तो एक एयरफोर्स में विंग कमांडर है अगर कोई पर्सन, तो कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, अगर उसके राइट एयरफोर्स एक्ट 1950 के हिसाब से वायलेट हो रहे हैं। तो आप बस ये कह सकते हो कि ये जो लोग हैं जो इतनी सेंसिटिव जगहों पे काम करते हैं, इनके ऊपर एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, एक अलग लॉ लागू होता है। आर्टिकल 33 के अंदर जो ताकत है नियम कानून बनाने की, वो केवल पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कोई भी नियम कानून बना नहीं सकती, ठीक है। और पार्लियामेंट अगर आर्टिकल 33 के अंदर कोई नियम कानून बनाता है तो उस नियम कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में ऐसे केसेस को इंटरवीन करता भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि आर्टिकल 33 कितना जरूरी है हमारे देश के लिए। तो आर्टिकल 33 के अंदर इन पर्सनल्स के साथ डील करने के लिए अगर पार्लियामेंट हमारी कोई नियम कानून बनाती है तो उस नियम कानून की कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकती, ठीक है। अब यहां पे देखिए मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये जो पहले 33A में आपको जो नजर आ रहा है मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इन मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग लड़ते हैं दोस्तों, जो एक्टिव पर्सनल्स है हमारी आर्मी के, नेवी के, जो रिजर्व फोर्सेस है उनके, केवल वही इसमें शामिल नहीं है। आप देखोगे दोस्तों इन आर्मी में बहुत सारे बार्बर्स, तो बाल काटने वाले, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, खाना बनाने वाले, चौकीदार, जूते बनाने वाले, टेलर्स, ये लोग भी काम करते हैं, जिनको बोला जाता है नॉन कॉम्बैटेंट्स। मतलब कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं उनको पीछे से सपोर्ट देंगे, जब जंग होगी तो ये आगे से जाके नहीं लड़ेंगे। तो ये लोग भी इन मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं। ये लोग भी मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के बाहर नहीं है, उसके अंदर है। फिर एंड में इस आर्टिकल 33 वाला जो चैप्टर है, आपका चैप्टर तो नहीं कहना चाहिए, आर्टिकल 33 दो ही पन्नों में, तो एंड में पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ क्या बोलता है? पार्लियामेंट्री लॉ इनैक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन आल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल, tribunals established under military law from the writ jurisdiction of the Supreme Court and High Court so far as the enforcement of fundamental rights is concerned। देखिए दोस्तों, आपको पता है हमारे जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स चलते हैं, ठीक है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल 2007 के थ्रू बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स आपके आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, इनके अंदर भी बनाए गए। तो ये ट्राइब्यूनल्स अपने केसेस को हेयर करते हैं, उन केसेस में लोग कोर्ट मार्शल भी करते हैं। तो अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसने ठीक तरीके से काम नहीं किया, जिसने कोई कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा, उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल चलता है। तो इस तरीके के कोर्ट मार्शल, और खासकर जब ये कोर्ट मार्शल फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं, फंडामेंटल राइट्स किसके? लोगों के नहीं, इन पर्संस के जो इन आर्म फोर्सेस में और पुलिस में काम कर रहे हैं। तो आर्म फोर्सेस पुलिस में काम करने वाले लोगों के ऊपर अगर कभी मान लीजिए कोई कोर्ट मार्शल चला जाता है मिलिट्री ट्राइब्यूनल के अंदर, ऑब्वियसली पुलिस की तो बात यहाँ नहीं होगी, आर्म फोर्सेस के पर्सन की बात होगी। तो आर्म फोर्सेस के पर्सन के ऊपर अगर किसी मिलिट्री ट्राइब्यूनल में कोई कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग चलती है तो उस प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते, इस बिना पे कि हाँ भाई ये इंसान के फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है। तो मतलब कि वैसे तो देखिए बहुत सारी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है, पूछ सकती है कि आपके यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन जब भी कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग चल रही है तो इस बेसिस पे कि हाँ भाई जिसके ऊपर कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग चल रही है उसके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, तो नहीं। किसी के ऊपर अगर कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग चल रही है तो वो उस आर्मी के पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से चल रही होगी, चाहे आर्मी एक्ट के हिसाब से चल रही हो, चाहे नेवी एक्ट के हिसाब से चल रही हो, चाहे आर्म फोर्सेस एक्ट के हिसाब से चल रही हो, चाहे बीएसएफ एक्ट के हिसाब से चल रही हो।
लेकिन चल उस एक्ट के हिसाब से रही है। तो उस एक्ट के हिसाब से जो भी उसके नियम कानून है उसके हिसाब से अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी भी कॉम्बिटेंट के ऊपर या किसी भी ऐसे पर्सन के ऊपर जो उस पर्टिकुलर फोर्स का पार्ट है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रेट ज्यूरिसडिक्शन प्ले में नहीं आएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा आप बोलोगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग में इंटरफियर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग में इंटरफियर कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स बनते हैं वो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट सबके अंदर बने हुए हैं, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट सबके अंदर बने हुए हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिलिट्री ट्राइब्यूनल होते हैं, इनको किसी एक प्रिज्म एक लेंस से मत देखिएगा। इन मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, बट ये मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स जब कभी किसी अपने ही जवान के ऊपर कोई कोर्ट मार्शल का केस चलाते हैं तो वो जवान अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रेट ज्यूरिसडिक्शन को लेके नहीं आ सकता। ठीक है, एक चीज हो गई। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या फर्क है। यहाँ पे कुछ और पैराग्राफ दे रखे हैं, आप इसको देख लीजिए दोस्तों। ये आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। ये जो आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, पुलिस फोर्सेस एक्ट है, बॉर्डर्स बीएसएफ एक्ट है, ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है इन लोगों के ऊपर। किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस? फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप ठीक ठाक स्पीच नहीं दे सकते। तो आप सोचिए, एक आईटीबीपी का जापान जवान जो कि इंडिया बॉर्डर चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड है, वो पता चला यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के डाल रहा, बता रहा कि देखो आज ये हुआ, नहीं कर सकता। ये जो पर्सनल्स हैं जो कि इन सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, ये किसी भी तरीके के एसोसिएशन को नहीं बना सकते, जबकि एसोसिएशन बनाना एक फंडामेंटल राइट है, बट ये नहीं बना सकते। ना ये किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर हो सकते हैं, ना ही ये किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन के मेंबर हो सकते हैं, और ना ही ये प्रेस के साथ बातचीत कर सकते हैं। प्रेस के साथ बातचीत करना मना है, और पब्लिक मीटिंग्स और डिमॉन्स्ट्रेशंस को अटेंड करने की भी इनको परमिशन नहीं होती है जब तक ये ड्यूटी पे हैं। अब घर गए छुट्टी पे तो वहां जरूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें। अच्छा, ये तो बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भैया आर्म फोर्सेस के जो नॉन कॉम्बिटेंट मेंबर्स हैं, बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार, ये भी आपके एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस के अंदर आएंगे। अब देखिए, अगर मार्शल लॉ की बात की जाए, नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए, मार्शल लॉ की बात करी गई है दोस्तों आर्टिकल 34 में। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं मार्शल लॉ होता क्या है दोस्तों। मार्शल लॉ, जैसे मान लीजिए, अब जितना मुझे समझ में आया, आपको मार्शल लॉ को अगर समझना है आज के एरा में ना, तो आपको उस टाइम में जाना पड़ेगा जिस समय पे हम गुलाम हुआ करते थे। आपको पता है 1919 में एक रोलेट एक्ट आया था दोस्तों, और उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह किया था। उस रोलेट सत्याग्रह को क्रश करने के लिए मार्शल लॉ इंपोज कर दिया था ब्रिटेन ने। और मार्शल लॉ में क्या होता है? मार्शल लॉ में जो मिलिट्री होती है उसको एक ताकत दे दी जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर को इंपोज करो, और उस लॉ एंड ऑर्डर को इंपोज करने के लिए कुछ भी कर सकती है मिलिट्री। किसी भी लेवल की ताकत दे दी जाती है इस मिलिट्री को, जो कि थोड़ा खतरनाक हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूं। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जिस समय पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उस समय पे मार्शल लॉ इंपोज था। अंग्रेजों ने क्या बोला कि भाई मार्शल लॉ इंपोज था, तब भी पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे थे आप? गोली चला दी। तो कहने का मतलब ये कि मार्शल लॉ इतना खतरनाक होता है कि आर्मी को ये पूरी छूट दे दी जाती है, मिलिट्री को ये पूरी छूट दे दी जाती है कि कैसे भी करके लोगों को कंट्रोल में लाओ। अभी देखिए, मॉडर्न टाइम्स में तो मार्शल लॉ है नहीं, अभी तक इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद मार्शल लॉ लगा नहीं है। जो भी काम है वो इमरजेंसी के से हो जाता है। हालांकि इमरजेंसी भी जो 1975 में लगाई थी वो बहुत ही गलत रीजन पे लगाई गई थी। खैर, वो एक अलग इश्यू है। अब इंडिया में मान लीजिए, अगर मैं कोई सिनारियो एज्यूम करूं कि मार्शल लॉ कब लग सकता है, तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए इंडिया चाइना में एक वॉर छिड़ जाता है। उस इंडिया चाइना के वॉर के दौरान इमरजेंसी लग जाएगी और सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा। मान लीजिए उस इमरजेंसी के दौरान कोई एक ऐसा एरिया है हमारे देश में जो रिवॉल्ट कर रहा है और जो कह रहा है कि हमें इंडिया से आजाद होना है, तो वो ना किसी पुलिस वाले की बात मान रहा है, ना ही किसी पर्सन की बात मान रहा है, कुछ भी कर रहा है अपने मन के हिसाब का। तो किसी एक जगह पे हालत इतनी बद से बदतर खराब हो जाए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, उस केस के लिए रखा गया है मार्शल लॉ को। मार्शल लॉ में मिलिट्री को खुली छूट दे दी जाएगी कि आपको जो करना हो करो। तो उस केस में अगर एक मिलिट्री पर्सन को लगता है कि ये जो सड़क चलता हुआ आदमी है ये आगे जाके बम फोड़ सकता है, तो वो उसको खड़े खड़े गोली मार दे। और अगर वो उसे खड़े खड़े गोली भी मार देगा तो ये भी मार्शल लॉ के अंदर वाजिब माना जाएगा, रीजनेबल माना जाएगा। तो इतना खतरनाक होता है दोस्तों मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इज वेरी एक्सट्रीम,
मार्शल लॉ जितने भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर देता है, ठीक है ना। इवन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 भी आपका मार्शल लॉ के अंदर खत्म हो जाएगा। हालांकि आप देखिए लिखा कहीं नहीं है, पर सीधी बात है, अगर आपने मिलिट्री को पूरी ताकत दे दी और मिलिट्री से बोल दिया जो करना हो करो, बट लॉ एंड ऑर्डर लेके आओ, तो ऑब्वियस बात है काहे के फंडामेंटल राइट्स। वहीं पे दोस्तों नेशनल इमरजेंसी में, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो बहुत चीजों पर इफेक्ट आता है। फंडामेंटल राइट्स पे तो इफेक्ट आता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे इफेक्ट आता है, तो स्टेट पूरी तरीके से सेंट्रल कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। जो रेवेन्यूज है वो पूरी तरीके से सेंटर के पास चले जाते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स पूरी तरीके से सेंटर के पास चली जाती है, और पार्लियामेंट का टेन्योर भी आगे बढ़ सकता है। ये सब कुछ मार्शल लॉ में नहीं होता। अगर आप मार्शल लॉ की बात करो दोस्तों, मार्शल लॉ गवर्नमेंट को भी सस्पेंड कर देता है, ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को भी सस्पेंड कर देता है। जितना मुझे समझ में आ रहा है मार्शल लॉ के बारे में, कि भाई मार्शल लॉ अगर लग गया तो आर्टिकल 20-21 कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आर्टिकल 20-21 वैलिड रहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मार्शल लॉ के दौरान भी हेबियस कॉर्पस की रिट एक्टिव रहेगी, लेकिन अब तक मार्शल लॉ लगा नहीं है, और भगवान करे लगे भी ना दोस्तों, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए क्या मार्शल लॉ पूरी कंट्री में लगेगा, नहीं दोस्तों, मार्शल लॉ किसी एक स्पेसिफिक एरिया में लगता है। नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में लग सकती है, तो अगर इंडिया चाइना के साथ वॉर हो जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में लग जाएगी। लेकिन मार्शल लॉ को किसी पर्टिकुलर जगह पे लगाया जाता है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर जगह के अनरेस्ट को कंट्रोल करना है, यहाँ के लोगों को कंट्रोल में करना है। यहाँ पे राइटर्स हैं, बंदूकें लेके सड़क पे घूम रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ तो लगाना ही पड़ेगा। फॉर्चुनेटली बाकी मैकेनिज्म से चीजों को कंट्रोल कर लिया जाता है, और मार्शल लॉ अब तक लगाया नहीं गया है। खास बात दोस्तों ये भी है कि मार्शल लॉ से रिलेटेड बहुत ज्यादा हमारे संविधान में लिखा नहीं है, बहुत स्पेसिफिक बातें, बहुत कम बातें लिखी गई हैं। तो मार्शल लॉ से रिलेटेड बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस अभी भी खुले हुए हैं। वेयरएज अगर आप नेशनल इमरजेंसी की बात करोगे तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में स्पेसिफिक और डिटेल्ड प्रोविजंस दे रखे हैं हमारे संविधान में, जिसपे समय समय पे अमेंडमेंट भी किया गया है। आर्टिकल 352 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, हालांकि मेरी पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है पुरानी वाली, उसमें मैं आर्टिकल 352 पढ़ा चुका हूं। तो आजकल 352 मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पे जाके भी पढ़ सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस बताए मैंने आपको मार्शल लॉ में, नेशनल इमरजेंसी में। मार्शल लॉ दोस्तों कितना खतरनाक होता है ये आपको पता हो जाएगा आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 में मैं फिर से वही बोलूंगा, एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए और आर्टिकल 34 के टेक्स्ट को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। Restrictions on rights conferred by this part while martial law is in force in any area, notwithstanding anything in foregoing provisions of this part. Parliament may by law indemnify any person in the service of the union or of a state, or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force, or validate under sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, or other act done under martial law in such area. क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मान लीजिए किसी देश के किसी इलाके में मार्शल लॉ लग गया, किसी टेरिटरी में मार्शल लॉ लग गया, तो मार्शल लॉ के लगने का वजह क्या है कि भाई मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर उस इलाके में। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई एक पर्सन किसी को गोली मार देता है, या कोई एक पर्सन किसी के पैसे छीन लेता है, या कोई एक पर्सन कोई भी आर्बिट्ररी लॉ लगा देता है उस जगह पे रहने वाले लोगों के अगेंस्ट में, तो उसके लिए पार्लियामेंट उस पर्सन को, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को, उस मिलिट्री के पर्सन को माफ कर सकती है। एक्ट ऑफ इंडेमनिटी की पावर है। एक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है कि देखिए पार्लियामेंट में लॉ इंडेमनीफाई एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन, यानी यूनियन और स्टेट के सर्विस में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल मार्शल लॉ को इंपोज करने के लिए कोई भी काम कर दे, उस काम के लिए उसको माफ किया जाता है, क्योंकि उसने मार्शल लॉ के अंदर उस काम को किया है। कहने का मतलब यह है कि मार्शल लॉ का एक मतलब क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो। अच्छा, इतने बुरे सर्कमस्टांसेस कब आएंगे? इतने बुरे सर्कमस्टांसेस तभी आ सकते हैं जब जंग छिड़ जाए। अच्छा, जंगों में भी नेशनल इमरजेंसी से काम चल जाता है, बट जंग के दौरान मान लीजिए कोई इलाका इतना ज्यादा रिवॉल्ट पे उतर आया, रेबेलियन पे उतर आया कि उसने बोला हम तो इंडिया से अलग होके ही रहेंगे, तो अब इसी बात वहां पे मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। कोई अटैक कर दे, कोई इंसरेक्शन हो जाए, कोई खतरनाक वाला रेबेलियन या राइट्स हो जाए, मान लीजिए कम्युनल दंगे छिड़ जाए, लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाए, तो उस केस में भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। कुल मिला के मार्शल लॉ का मतलब यह है कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर करना है, मेंटेन करना है, इसलिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डिनरी लॉज हैं सब सस्पेंड हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, सिर्फ मिलिट्री लॉ चलेगा। मिलिट्री से बोल दिया जाएगा जो करना है करो, लॉ एंड ऑर्डर लेके आओ। मिलिट्री को एबनॉर्मल पावर्स दे दी जाएंगी, और इन एबनॉर्मल पावर्स के चलते मिलिट्री किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन लगा सकती है सिविलियंस पर। खड़े खड़े उनको मौत की सजा दे सकते हैं, खड़े खड़े गोली चला देंगे, मार देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है
भले आप मार्शल लॉ लगा दो, उसका मतलब ये नहीं है कि जो हेबियस कॉर्पस के रेट है वो सस्पेंड हो गई। हेबियस कॉर्पस की रेट एक्टिव रहेगी। हालांकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अगर पार्लियामेंट चाहे तो हेबियस कॉर्पस की रेट को भी हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मार्शल लॉ आर्टिकल 34 के अंदर जो है और आर्टिकल 352 के अंदर जो इमरजेंसी है, उनमें क्या फर्क है? मुझे इतना फर्क समझ में आया दोस्तों कि आर्टिकल 34 आर्टिकल 352 से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। आर्टिकल 352 इतना एक्सट्रीम नहीं है, आर्टिकल 34 बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। आर्टिकल 352 के दौरान भी आर्टिकल 20 यानी आर्टिकल 352 के दौरान अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तब भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 एक्टिव रहेगा मार्शल लॉ में, तो वो भी उड़ जाएगा। काहे का 20-21 खड़े खड़े गोलियां मार रहे हो आप लोगों को, तो ये है मार्शल लॉ। लेकिन मार्शल लॉ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में लगाया जाएगा, नॉर्मली ये लगता नहीं है। अभी के लिए वीडियो खत्म कर रहा हूँ दोस्तों, रात के 11:30 बज गए, मुझे अपलोड भी करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।